चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देश की हिफाजत की तैयारियां पूरी हो तो किसी दुश्मन की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती। अपनी इन्हीं तैयारियों को पुख्ता रखने के लिए और पुख्ता करने के लिए हिंदुस्तान के जवान लगातार युद्धाभ्यास में जुटे रहते हैं। फ्रांस के साथ ऐसे ही संयुक्त युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। शक्ति नाम के इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं ने मिलकर कई मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम देने का अभ्यास किया और ये युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल बनाने की एक मिसाल भी बन गया है। सात समंदर पार हिंद की सेना के शौर्य का प्रमाण। फ्रांस के लाख कैवेलरी में भारतीय सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास शक्ति। दक्षिणी फ्रांस के कैंप लॉरजैक में इन दिनों हर तरफ भारतीय सेना के पराक्रम की गूंज सुनाई दे रही है। पिछले 2 हफ्तों से यहां के लाख कैवेलरी में जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जवानों के साथ फ्रांसीसी सेना के डेमी ब्रिगेड डी लेजियन के जवान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं बेहद मुश्किल हालात में दुश्मनों पर हावी होने की रणनीति सीख रही हैं। दुश्मन अगर जंगलों के बीच से चुनौती पेश करे तो ये जवान घने जंगलों में अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। गहरी नदी हो या तालाब, कोई भी मुश्किल इन जवानों का रास्ता नहीं रोक सकती। पलक झपकते ये जवान गहरे पानी के दरिया को पार करके मिशन को अंजाम देने पहुंच जाते हैं। शक्ति युद्धाभ्यास में ये जवान दुश्मन के लड़ाकू विमानों को जमीन से ही निस्तनाबूद करने के गुर भी सीख रहे हैं। इसके साथ ही शक्ति एक्सरसाइज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, सिग्नल इंटरसेप्शन, जैमिंग, स्पेक्ट्रम कंट्रोल और ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन का अभ्यास भी किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास के लिए जम्मू कश्मीर राइफल से 90 जवान 18 जून से ही फ्रांस में हैं। आज इस युद्धाभ्यास का आखिरी दिन है। करीब 2 हफ्ते के इस युद्धाभ्यास के दौरान दुर्गम इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में ऑपरेशन का अभ्यास भी किया गया। फ्रांस के साथ भारतीय सेना के शक्ति युद्धाभ्यास का ये 8वां संस्करण है। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों सेनाओं को कमांड स्तर पर ऑपरेशन का फैसला लेने के साथ साथ मुश्किल मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने का मौका मिल रहा है। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं एक दूसरे की काबिलियत भी परख रही हैं। बदलते दौर में युद्ध के मैदान में मिलने वाली चुनौतियां भी बदली हैं। ऐसे में शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए भारत और फ्रांस की सेनाएं युद्ध के एडवांस हथियार और युद्ध की आधुनिक रणनीति के साथ मिशन को अंजाम देने का अभ्यास कर रही हैं। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाने का काम भी कर रहा है, ताकि अगर भविष्य में जरूरत हुई तो दोनों सेनाएं मिलकर दुश्मन के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकें। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान जल्द ही K6 हाइपरसोनिक मिसाइल का समुद्री परीक्षण करने जा रहा है। केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास एडवांस हाइपरसोनिक और MIRV इक्विप्ड मिसाइल सिस्टम है या वो इन्हें विकसित कर रहे हैं। जब भारत K6 मिसाइल का सफल समुद्री परीक्षण कर लेगा तो वो उन देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास K6 मिसाइल जैसी क्षमता है। इजराइल ईरान जंग के दौरान जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के साथ ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र पर पनडुब्बी से लॉन्च की गई टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया तो हर कोई हैरान रह गया कि कई 100 किलोमीटर दूर समंदर से ऐसे किसी हमले को भी अंजाम दिया जा सकता है। इसी दिशा में भारत भी एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत अपने K6 हाइपरसोनिक मिसाइल का समुद्री परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। डीआरडीओ ने परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली पहली हाइपरसोनिक मिसाइल K6 बनाकर तैयार कर ली है, जिसके टेस्ट की तैयारी की जा रही है।
इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज करीब 8000 किलोमीटर है। इस K6 मिसाइल की स्पीड 7.5 मैक यानी 9200 किलोमीटर प्रति घंटा है। K6 भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक स्पीड के कारण ये मिसाइल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकती है, जिससे दुश्मनों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता। K6 मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। इससे एक ही मिसाइल कई टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकेगी, जिससे अटैक और डिफेंस दोनों ही तरह के अभियानों में इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। ये मिसाइल न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के वॉरहेड कैरी कर सकती है, जिनका उपयोग अलग अलग युद्ध के हालात में किया जा सकता है। इसकी गति और विनाशकारी क्षमता दोनों ब्रह्मोस मिसाइल से अधिक होगी। K6 मिसाइल की लंबाई 12 मीटर से ज्यादा और व्यास 2 मीटर से ज्यादा होगा। इस मिसाइल को निकट भविष्य में बनाई जाने वाली S5 परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाएगा। भारत के पास फिलहाल INS अरिहंत और INS अरिघात 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। INS अरिहंत और INS अरिघात परमाणु पनडुब्बियों से K15 मिसाइल जिसकी रेंज 750 किलोमीटर, K4 मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर और K5 मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है लॉन्च की जा सकती हैं। ये सभी K6 की तरह ही सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SBLM हैं। इसके अलावा इस साल के अंत तक तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन भी बनकर तैयार हो सकती है। पिछले साल नवंबर में भारत ने पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार कर ली थी। DRDO ने ओडिशा के तट से 1500 किलोमीटर से भी दूर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल फ्लाइट ट्रायल किया था। इसके साथ ही भारत अब रूस और चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया था, जिसके पास आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार स्पीड वाली मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा से लेकर मैक 25 तक होती है। इस मिसाइल को दुश्मन की राडार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम भी डिटेक्ट करने में नाकाम रहती हैं। केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास एडवांस हाइपरसोनिक और MIRV इक्विप्ड मिसाइल सिस्टम है या वे इन्हें विकसित कर रहे हैं। इन देशों में शामिल है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम और अब भारत K6 मिसाइल के सफल समुद्री परीक्षण के साथ इस क्लब में शामिल होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भारतीय नौसेना को आज मिलने जा रहा है नया सिपहसालार। रूस में बना ताकतवर युद्धपोत INS तमाल आज भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। रूस में एक भव्य समारोह में इस युद्धपोत को समंदर की लहरों के बीच में उतारा जाएगा, जिसके बाद ये रूस से करीब 20,000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचेगा। इस युद्धपोत के शामिल होने से समंदर की सरहदों की निगरानी और पुख्ता हो जाएगी। ये युद्धपोत नौसेना की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देगा। तो INS तमाल आज रूस से भारत के लिए अपने 20,000 किलोमीटर के सफर की शुरुआत करेगा। दरअसल रूस और भारत के बीच 2016 में एक डिफेंस डील हुई थी, जिसके तहत रूस को 4 तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इसमें से 3 युद्धपोत पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। इस डील की आखिरी खेप INS तमाल की डिलीवरी पहले जून में होने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए INS तमाल की डिलीवरी में थोड़ी देरी हुई। INS तमाल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। INS तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्ता नाबूद करने का दमखम रखता है। इसीलिए INS तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में की जाती है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में काफी सक्षम है। बाबा बर्फानी की यानी कि अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा में महज एक दिन शेष है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए बाबा के धाम में सभी इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। भक्तों के लिए यात्रा मार्ग पर सुरक्षा से लेकर खाने पीने के पानी की व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है। इस साल अब तक करीब
3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन पहले ही करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण की सेवा भी शुरू हो गई है। वहीं इस बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। सुरक्षा के लिए एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर AI तकनीक से लैस CCTV लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हथियारबंद जवानों से लेकर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का सुरक्षात्मक तरीके से पूरी तैयारी हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा 2025 शुरू होने वाली है और अभी से जो धीरे धीरे यात्री कश्मीर की तरफ आना शुरू हो गए हैं। अभी हम पांथा चौक का जो यात्रा शिविर है वहां पे है। यहां भी धीरे धीरे पिछले कई सालों से हमने देखा है कि सुविधाएं काफी बढ़ा दी गई हैं। मैं मुजफ्फर को बोलूंगा, थोड़ा आपको पहले दिखाएगा कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि सुरक्षा पे पूरा फोकस है और जहां सुरक्षा की बात है वहीं सुविधाओं को भी अपग्रेड करने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। लेकिन सुरक्षा और उसके 2-3 टायर हैं। अगर आप इस कैंप की भी बात करें तो बाहर एक गेट है, उसके बाद एक और एक्सेस कंट्रोल है और फाइनली फिर यहां से आप जो है अंदर जाते हैं। अभी भी हमारे सूत्र कह रहे हैं कि तकरीबन 1000 के आसपास जो है यात्री यहां आ चुके हैं। यहाँ भी आपको दिखाएंगे, जैसे मैंने कहा ये आउटपोस्ट है। यहाँ कैनाइन जो डॉग स्क्वाड रहते हैं वो भी उनको भी तैनात किया गया है। और इस तरफ अगर मुजफ्फर को बोलूं कि इस तरफ अगर वो दिखाएगा कि जो महिला बटालियन है CRPF की वो भी डिप्लॉय की गई है। तो इसकी वजह यह है कि कई सारी महिलाएं भी जो है यात्रा के लिए आती हैं, तो वो हमेशा कहती थी कि उनके लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए या अगर उनको कुछ पूछना है या बाकी चीजें, उसके लिए महिला बटालियन होनी चाहिए। तो CRPF की जो महिला बटालियन है वो जो जगह जगह वो भी तैनात है। इस वक्त यहाँ पांथा चौक कैंप है, लेकिन जो बाकी भी सारे यात्रा के शिविर हैं, कैंप हैं, वहां पे महिला बटालियंस हैं। तो कई सारी चीजों के हिसाब से ये यात्रा बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट है बाकी साल से। सुविधाओं की बात करें वो भी एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है कि सुविधाएं काफी अपग्रेड हुई हैं। अभी जो है यहाँ एक बहुत बड़ा यात्री निवास जो है इनॉग्रेट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, और ऐसी ही सुविधाएं को जो बढ़ोतरी हमें नुनवन बेस कैंप पहलगाम में दिखा, बालतल में गया था, वहां भी जो है सुविधाओं का जो एक एस्पेक्ट है उसका लगातार जो है सरकार ख्याल रख रही है। लेकिन इस साल बार बार हम कह रहे हैं कि सुरक्षा जो है काफी ज्यादा उस पे फोकस है, अरेंजमेंट्स पे ध्यान दिया जा रहा है और छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ा जो एक पहलू है उसको सभी चीजों को जो है नजर में रख के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए। तो ये बताइए, पहलगाम का हमला हुआ आपने भी सुना होगा, तो उसके बाद कोई डर वर तो नहीं लगा? नहीं, डर लगा रहता तो आते ही नहीं। क्या डर लगेगा, हम भोले के बंदे हैं, क्या डर है हमारे को? उससे ज्यादा एक्साइटेड है क्यों? बिकॉज सबको एक मैसेज भी देना, बिकॉज एज एन इंडियन सिटीजन हमको पूरा आर्मी पे डेफिनेटली भरोसा है कि एज सच इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो प्रॉब्लम तो कुछ पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो अभी आप क्या कब जो है पहले जत्थे में ही जाने का प्लान है? पहले जत्थे में। तो आप सबकी रजिस्ट्रेशन हो गई? हाँ, सबकी रजिस्ट्रेशन है। होके रखी हम लोगों की। अच्छा, प्री रजिस्ट्रेशन होके रखी जी। तो क्या अभी कैसा लग रहा है यहाँ आप आए, अभी तक कैसा लग रहा है? जो हमले के बाद सोचा था, कैसा सारा माहौल है? मच एक्साइटेड। ऑलरेडी एक्साइटमेंट है, हम लोग पहले से इतना तैयारी करके आए। पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आए हैं। सभी पहली बार? वो भोले के भक्त हैं। कोई आर्मी में भरोसा पूरा है। भरोसा पूरा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए, थैंक यू। तो जैसे आपने देखा उत्साह से भरे हैं और सवाल हमारा भी यही रहता है कि क्या 22 अप्रैल का असर इनको लग रहा है यहाँ पे है? फिलहाल तो कह रहे हैं कि पूरा जोश है। जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद सेना और जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, उन पे उनको पूरा भरोसा। 1000 के आसपास जो है यात्री ऑलरेडी जो पांथा चौक कैंप हैं आ चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगी और ये नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर। खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यात्रा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। कल उपराज्यपाल ने बालटाल बेस कैंप में जाकर सभी इंतजामों का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले इस साल यात्री सुविधाएं काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं और जो बात कही जा रही है कि 22 तारीख को हुए हमले का किसी प्रकार का कोई असर इस यात्रा पर होगा। जो हमारे रिपोर्टर ने बताया, यात्रियों से बात करते हुए अभी यात्रा जो है वो सुरक्षित नज़र आ रही है और इंतजाम भी है जो वो पुख्ता कर दिए गए हैं। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए मीर फरीद हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। मीर फरीद, बताइएगा कैसी व्यवस्था अभी वहां पर की गई है और सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ सुरक्षा वहां की जा रही है?
जी बिल्कुल, सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद साफ ये बात हो गई थी कि अगर पर्यटकों को निशाना बनाया जा सकता है तो यात्रा तो सीधा सीधा निशाने पे है। और उसके बाद प्रशासन जुड़ गया था कि तब पिछले 2 महीने से तैयारी चल रही है। अगर आप सुरक्षा की बात करें, मल्टी टायर सुरक्षा का जो है घेरा रहेगा यात्रा के लिए, और बहुत बड़ा सुरक्षा का बंदोबस्त है, क्योंकि आपको समझना होगा कि 2 रूट हैं जो गुफा की तरफ जाते हैं, एक पहलगाम की तरफ से, एक बालतल सोनमर्ग की तरफ से। तो बहुत लंबा रास्ता है, और अगर आपको इसके लिए इंतजाम करने हैं तो सारे जितने भी बेल्ट फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंसीज हैं, उनको साथ आना पड़ेगा, और वही हो रहा है। हमने कुछ दिन पहले सवाल पूछा था एलजी मनोज सिन्हा से, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरीके की सुरक्षा के इस बार इंतजाम है, कितनी कड़ी सुरक्षा होगी और क्या नया है इस साल पिछले साल से, जिसमें कुछ क्लोज सर्किट कैमराज जो हैं एडिशनल लगाए गए हैं, हाई डेफिनेशन, और उसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो डेटा बेस रहता है सुरक्षा बलों के पास, उनके पास पूरी जानकारी रहती है, फोटो रहते हैं जो संदिग्ध हैं, सस्पेक्ट्स हैं, OGWs हैं, और अगर ऐसा कोई दिख जाता है रियल टाइम में तो उसको आइडेंटिफाई करके वहीं दबोचा जाएगा। तो वही नई एक रणनीति, एक नई पहल है इस बार। उसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में सुरक्षा बल हैं, जिसमें सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री है, जो तैनात रहेंगे। सेंसिटिव लोकेशंस अलग रहेंगी, एरियल सर्वेलेंस रहेगा, और जो यात्रा कॉन्वॉय है जम्मू से लेके बराबर जब तक वो कश्मीर के अलग अलग बेस कैंप्स में पहुंचते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी रहेगी, और पूरे रास्ते पे जो है एरिया डोमिनेशन रहेगी। तो बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन खतरा भी बड़ा है, क्योंकि आपको समझना होगा कि इसके आसपास जो आतंकी थ्रेट है हमेशा रहता है, और इस साल बढ़ गया है पहलगाम हमले के बाद। जी, जिस थ्रेट की हम बात कर रहे थे वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। इस पूरी डिटेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हाईटेक इंतजामों के जरिए इस बार यात्रा को और भी सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर फरीद आपका। और देखिए, अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, इसके बारे में आपने सुना। इसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP VK BD से बातचीत की हमारे सहयोगी मीर फरीद ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुरक्षा को लेकर, वो सुनाते हैं आपको। हर साल अमरनाथ यात्रा को लेके सिक्योरिटी के काफ़ी मजबूत जो है बंदोबस्त होते हैं। इस साल जो पहलगाम अटैक हुआ है उसका साया कहीं ना कहीं यात्रा पे भी है, क्योंकि थॉट प्रोसेस ये है कि अगर टूरिस्ट पे अटैक हो सकता है तो यात्रीज भी टारगेट हो सकते हैं। तो इस साल काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी मेजर्स हैं। हमारे साथ हैं IG कश्मीर VK BD। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। इस साल सभी लोग यात्रा को इस तरीके से देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। हालांकि हर साल होता है, लेकिन जो पहलगाम में हुआ उसके बाद रेड लाइंस हट गई, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स नहीं है, किसी को भी हिट कर सकते हैं, यात्री भी उसमें। तो इस साल क्या खास है, कितने आप संतुष्ट हैं आज जब यात्रा शुरू होने वाली है कि आपके जो बंदोबस्त है बहुत अच्छा है, पिछले साल से बेहतर है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अगले कुछ चंद दिनों में उसका शुभारंभ होने वाला है, और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ पे तैनात अर्धसैनिक बल और आर्मी ने काफ़ी पुख्ता जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की नवियत जो है वो मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जिसमें डिफरेंट लेयर्स है, और अलग अलग टोपोग्राफी के हिसाब को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। नॉर्मल डिप्लॉयमेंट के अतिरिक्त भी यहाँ पे इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट्स हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार की जो चुनौती है उसका हम सामना कर पाएँ। और उसी से आगे किसी भी प्रकार की जो अगर कंटिजेंसी होती है तो उससे रिलेटेड जो सबऑर्डिनेट फॉर्मेशंस को खास दिशा निर्देश हैं, और वो अपनी जो कंटिजेंसी ड्रिल्स और SOPs हैं उसका अनुपालन करके किसी भी प्रकार की जो कंटिजेंसी है उसका वो सामना कर सकते हैं या उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर, इस बार कुछ खास एडवाइजरीज भी आपने दी है जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यात्री जो उनको कहा गया है कि एक ही कॉन्वॉय में आए, चाहे आप अलग भी आते हैं, आपने अपनी सुरक्षा के लिए। तो उस बारे में बताइए कि क्या यात्रियों तक ये मैसेज पहुंची है, क्या कर रहे हैं आप कि वो थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से चलें, ताकि आपके लिए भी जो है आसान हो जाएगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ का जो यात्रियों से आह्वान है, यात्री नहीं इस दौरान आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनसे भी है, आपके ज़रिए मैं कहना चाहूँगा। एक के वो पहले जो मेन कॉन्वॉय चलता है वो अपना पूरा प्रयास करें कि मेन कॉन्वॉय जो कि जम्मू से जिसका उद्गम रहता है वहाँ से चलें और उसके साथ संलग्न होकर आएँ, ताकि एक प्रॉपर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में वो यहाँ सुरक्षामय तरीके से अपने फाइनल गंतव्य तक पहुँच सके।
दूसरा एक और चीज़ है जो कि पहले के वर्षों के हिसाब से ही है, जो कि हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक एडवाइजरीज इशू की हैं। ये ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं कट ऑफ टाइमिंग से रिलेटेड। तो इस दौरान जो है सिक्योरिटी एजेंसी जो है कट ऑफ टाइमिंग्स का अनुपालन करती हैं, जिसके दौरान ही जो लोग हैं वो उस समय अवधि में वो ट्रैवल करें, ताकि उनको सेफ पैसेज देते हुए हम उनको फाइनल अपने गंतव्य तक पहुंचा पाए। इस बार जो है जहां सिक्योरिटी पे तो फोकस रहता ही, लेकिन जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफ है, जैसे कुछ समय पहले एक फ्लैश फ्लड भी आया था, तो वो भी एक खतरा बना रहता है। तो उधर भी क्या नज़र है आपकी कि उस पे भी जो है उसके लिए भी कोई कंटिजेंसी प्लान है, जैसे क्योंकि ये मल्टी ग्रिड एफर्ट है, सारी जो फोर्सेस साथ चल रही है? देखिए, इसमें जो कुछ अपर ट्रैक्स होते हैं जो कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों से भी गुजरते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉपर जो मैपिंग होती है और कौन से एरिया में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है और किस प्रकार के चीज़ों का सामना हो सकता है, तो वो प्रॉपर मैप्ड है। और उसी रिस्पांस में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF, NDRF और यहाँ पे बाकी सुरक्षा जो बल हैं उनकी तरफ से भी जो MRTs का, जिनको माउंटेन रेस्क्यू टीम कहते हैं, उनका योगदान रहा है। और ये अपर ट्रैक्स पे, ताकि यात्री कभी इस प्रकार की अगर मौसम खराब होने के कारण कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनकी मदद के लिए हमेशा वो ऊपरी ट्रैक में तत्पर रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की। 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है। सावन के महीने महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। यह महीना भोलेनाथ की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और कुछ भक्त बाबा की आराधना कांवड़ यात्रा से करते हैं। आस्था और भक्ति से भरे इन पावन दिनों के लिए भक्तों से लेकर कारोबारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। 10 दिन बाद सावन शुरू है। ऐसे में कांवड़ तैयार करने वाले व्यापारी भी पूरे भक्ति भाव से अपने काम में जुट गए हैं। अलीगढ़ में घंटी और घुंघरुओं को बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। इसके साथ ही स्टील के कावड़ भी तैयार किए जा रहे हैं, जो वजन में हल्के होने के साथ ही काफी मजबूत है। बाबा के भक्तों की टोली एक बार फिर से हो रही है तैयार। बम बम भोले के जयकारों से फिर सड़कें गुलजार होंगी। बस अब सावन का इंतजार है। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए अलीगढ़ के व्यापारी भी पूरे भक्ति भाव से जुट गए हैं। यहाँ पर बनने वाले पारंपरिक कांवड़ों की खास डिमांड है। अब कांवड़ बनाने के लिए हल्के स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये हल्के और मजबूत होने के साथ संभालने में भी आसान होंगे। कांवड़ में घंटी और घुंघरुओं की मांग भी काफी बढ़ गई है, जिसके चलते यहाँ के कारीगरों को काम और व्यापारियों को अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। इसके साथ ही डाक कांवड़ के लिए भी खास बर्तन बनाए जा रहे हैं, जिसमें पूरी पवित्रता और सुरक्षा के साथ गंगा जल को लाया जा सके। सावन के महीने में घंटी घुंघरू का काम हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि अभी सावन का महीना करीब आ गया है। सभी व्यापारी उठ के खड़े हो गए हैं। सभी जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, जो सप्लायर हैं, वो गंगा घाट पे और जितने भी गंगा जहाँ से बहती है चारों तरफ सामान को पहुंचाया जाता है। घंटी घुंघरू, डांसिंग घुंघरू हम बना रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर है। और हमने इसमें एक नया प्रोडक्ट और जोड़ दिया है, जिसका नाम है डाक कांवर। और डाक कांवर में हमने ये ध्यान रखा है कि गंगा जल में बिल्कुल भी इसमें जो है जंग नहीं आनी चाहिए, साफ रहे, स्वच्छ रहे। उसके लिए हमने स्टील का और पीतल का प्रयोग करते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़े बेहतरीन सामानों से जहां एक और कांवड़ियों की यात्रा आसान होती है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों और कारीगरों के लिए भी आमदनी के अवसर खुल जाते हैं। उम्मीद है कि इस बार की कांवड़ यात्रा भी सबके लिए शुभ साबित होगी और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी उत्सव का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि इस मौके पर मुंबई की गली गली में दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों की जबरदस्त जोर आजमाइश दिखती है। दही हांडी के उत्सव में गोविंदाओं की जोर आजमाइश को अब महाराष्ट्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया है और ठाणे में इसकी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गगनचुंबी पिरामिड जैसी आकृतियां बना रहे युवाओं की ये तस्वीरें मुंबई में हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले दही हांडी उत्सव की याद दिला रही है। गोविंदाओं की तमाम टोलियां ऊंची से ऊंची दही हांडी फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करती हैं। यहाँ भी स्टेडियम के अंदर मौजूद गोविंदाओं में वही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पहुँचे युवाओं की तमाम टोलियां अपनी ताकत, टीम वर्क, बैलेंस और साहस का शानदार नमूना पेश कर रही है, क्योंकि गोविंदाओं की जोर आजमाइश अब महज कुछ युवाओं के लिए शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक खेल के रूप में महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो रही है। दही हंडी एक बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है और इसी खेल को बहुत बड़े लेवल पर देश और विश्व तक फैलाने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन मुंबई के ठाणे जिले में हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, अच्छा खासा आयोजन यहाँ पर किया है। तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से एक बड़ी संख्या में दर्शक जो है जुटे हुए हैं। मुंबई और महाराष्ट्र से लगभग 32 टीमों का यहाँ पर चयन हुआ है और 32 टीमों से 16 टीमों का चयन हो चुका है। ठाणे में 3 दिन की प्रो गोविंदा लीग का आयोजन किया गया। इसमें मुंबई समेत महाराष्ट्र की 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 16 टीमों का चयन फिनाले और ग्रैंड फिनाले के लिए हुआ है। इसका मकसद दही हांडी के खेल को न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश विदेश में प्रमोट करना भी है, ताकि युवाओं में इसके लिए रुचि बढ़े और उन्हें इसका लाभ भी हो। ये हर साल हम ये प्रो गोविंदा का आयोजन करते हैं और इसके माध्यम से टीम, जैसे आईपीएल में टीम अलग अलग जो भी स्पॉन्सरर होते हैं उनको दी जाती है, उसी तरह से ये देश के विभिन्न राज्यों का नाम लेते हुए, शहरों का नाम लेते हुए ये हम टीम लोगों तक पहुंचा देंगे। और उसमें जो खेलने वाले खिलाड़ू हैं उनको शायद किसी को स्पोर्ट्स के कैटेगरी में अगर हम ये लेके आते हैं तो कानूनन उनको हमारी शासकीय नौकरी मिल सकती है, जो बाकी के फायदे वो भी उनको मिल सकते हैं। गोविंदाओं के इस खेल की हर टीम में 100 के आसपास सदस्य होते हैं। जिस टीम के सदस्य बिना गिरे सबसे बेहतर और ऊंचे थर बनाने में कामयाब होती है, उसकी जीत होती है। खेल जोखिम का है, लेकिन इसके लिए युवाओं और किशोरों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यह भी माना जा सकता है कि इस बार दही हांडी उत्सव से पहले ठाणे में गोविंदाओं की ये जमघट इस बार होने वाले दही हांडी उत्सव का ट्रेलर दिखला रही है। इसका रंग चरम पर दही हांडी उत्सव के दिन भी दिखेगा, जब मुंबई और महाराष्ट्र के हर कोने में और भी युवा दही हांडी फोड़ने के लिए जमा होंगे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असम के बादरपुर के अभी रॉय ने वाटर जेट कार बनाने का कमाल कर दिखाया है। दरअसल पेशे से ये एक साधारण मोटर मैकेनिक अभी रॉय के करिश्मे को देखकर गांव के लोग दंग हैं, जिनकी कार पानी में आसानी से चल सकती है। अभी रॉय ने इस वाटर जेट कार को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, जिसे तैयार करने में 1 साल का वक्त लगा। अभी रॉय का दावा है कि ये वाटर जेट कार एशिया के दूसरे सबसे बड़े जलाशय शानबिल के लिए बना है। अभी रॉय की इस करिश्माई आविष्कार को देखने के लिए ग्रामीण उमड़ पड़े हैं, जो वाटर जेट की कार में सवारी करना चाहते हैं। तो आकर्षण का केंद्र ये वाटर जेट कार बनी। अभी रॉय ने इसको बनाया है। ग्रामीण इसको देखकर काफी ज्यादा आकर्षित हो गए। पानी में दरअसल ये 4 पहिए की गाड़ी आसानी से दौड़ती है। असम से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम की एक कहानी, अभी रॉय ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया। बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। पहाड़ों से लेकर मैदानों में यही हाल है। भारी बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में उफान है। पहाड़ों के दरकने से सड़क मार्ग प्रभावित है। कहीं फ्लैश फ्लड से हाहाकार मचा है तो कहीं सैलाब में लोगों की जान फंस गई है। अब इसी मुसीबत में स्थानीय प्रशासन के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान मिशन जिंदगी में दिन रात एक कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देवदूत बनकर ये सभी
सैलाब में फंसे लोगों को बचाने का जिम्मा उठा रहे हैं। ऐसे में मौसम में ज़रूरत है तो आप सभी को सावधान और सतर्क रहने की। सजगता और सतर्कता ही किसी भी आपदा से निपटने का सबसे सशक्त जरिया है और यही वजह है कि उत्तराखंड के 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं गुजरात में महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए समय पर पहुंचे हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर आई मुश्किलों से जंग भी जारी है। मैदानों में भी हौसला पस्त करने वाली पहाड़ बारिश से जद्दोजहद जारी है। मानसून आने के साथ कई जगहों पर संकट का सैलाब डरा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में मानसून के आते ही लोगों को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा जा रहा है। प्रदेश में 5 जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड के साथ राहत बल के जवान भी शामिल है। तस्वीरें चमोली के बिरही निजामुल्ला रोड की है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन चंद पलों में इस सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया। कुछ यही हालत ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है, जहां तेज बारिश की वजह से पहाड़ दरक उठा और भर-भरा कर सारा मलबा नेशनल हाईवे के बीचों बीच आ गिरा। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से राहगीरों को काफी दिक्कत हुई। उत्तरकाशी की यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर यातायात को शुरू करने की कवायद जारी है। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी से ये भूस्खलन हुआ है, जो कुदरत की इस कहर को की जो दास्तां है उसको बयां कर रहा है। एक्सावेटर्स, भारी भरकम मशीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं जो मार्ग खोलने की कवायद में जुटी हैं। ऐसा भी जो संज्ञान में आया है कि तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित प्रशासनिक आदेश के अनुरूप यमुनोत्री वाला जो वैली है उस तरफ रोक दिया गया है। सोलन में चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पहाड़ों से लगातार पत्थर और मलबे गिर रहे हैं। इसकी वजह से बार बार यातायात प्रभावित हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से राहत कार्यों में काफी परेशानी भी हो रही है, जिसकी वजह से लंबा जाम लग चुका है। टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड के बाद टनल रोड पर वाहनों की रफ्तार भी थम चुकी है। भारी जाम में फंसे लोग ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। किन्नौर में बादल फटने की वजह से रामपुर के सीगासेरी गांव में काफी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से राहत बचाव की कार्य किए जा रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ, उत्तरकाशी से ओंकारा बहुगुड़ा, रामपुर से विशेष नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर इंतजामों की तस्वीरें दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अपना घर नाम से आधुनिक और सुरक्षित रेस्ट एरिया तैयार किया गया है। इस रेस्ट एरिया में हर वो सुविधाएं मौजूद हैं जो घरों में मिलती हैं। दिल्ली को मुंबई और मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर अब ट्रक ड्राइवरों का सफर सुहाना होने जा रहा है, क्योंकि 1350 किलोमीटर लंबे इस 8 लेन एक्सप्रेसवे पर ट्रक ड्राइवरों को वो सुविधाएं मिलने जा रही हैं जिसकी तलाश उन्हें पूरे सफर में होती है, और वो तलाश आखिरकार घर आकर ही खत्म होती है। लेकिन अब सफर में सुकून के लिए एक्सप्रेसवे पर ही ड्राइवरों को घर जैसा आराम मिलने वाला है। इसके लिए NHAI और इंडियन ऑयल की पहल पर अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइवरों के लिए हर 25 किलोमीटर पर वे साइड अमेनिटी बनाई जा रही है। आसान भाषा में समझा जाए तो ये ट्रक ड्राइवरों का एक तरह का अस्थायी आशियाना होगा, जहां सफर के दौरान उन्हें आराम के लिए AC कमरे, फ्री वाईफाई, पीने के लिए साफ पानी, सोने के लिए बेड और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और खाना पकाने के लिए किचन जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी।
जहाँ पर हम एसी डॉर्मेट्रीज दे रहे हैं, वाटर कूलर दे रहे हैं जहाँ से पानी आराम से ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, कपड़े धोने के लिए ओदा दे रहे हैं अगर किसी को ओपन बाथिंग करनी है, और वो क्लीन वॉशरूम्स है सर, टीवी अवेलेबल है, फ्री वाईफाई है और सीसीटीवी कैमराज है पूरी पार्किंग के अंदर, जिसका फीडबैक हमारे यहाँ पर आता है। तो ये सुविधाएं हम यहाँ पर दे रहे हैं। अक्सर सफर के दौरान ट्रक ड्राइवर बेहद थके होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। कारण यही है कि वो पूरे सफर में ठीक से आराम नहीं कर पाते। ऐसे में उनके सफर को आरामदायक बनाने के लिए ये पहल बेहद कारगर साबित हो सकती है। खुद खाना नहीं बनाना चाहते हैं तो अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर 130 रुपीज़ के अंदर हम यहाँ पर ढाबा है हमारा, जहाँ पर हम पूरा थाली अवेलेबल करा रहे हैं ड्राइवर्स के लिए। कोई भी ड्राइवर्स हो आके रेस्ट कर सकता है। ड्राइवर जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत लंबी डिस्टेंस के ऊपर चलते हैं, इतनी लंबी डिस्टेंस के ऊपर चलने से थकान हो जाती है और कंटिन्यू गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट का खतरा जो बढ़ जाता है। तो हमारी कंसेप्ट यही था कि कम से कम हम हाईवे को पर सभी हाईवे पे ऐसी फैसिलिटीज़ दे पाएँ जिससे वो थोड़ा रेस्ट कर सके, रुक सके और अपने आप को थोड़ा आराम दे सके। जाहिर है एक्सप्रेसवे पर बना ये अपना घर ड्राइवर्स के लिए एक सच्चा ठिकाना होगा, जहां आराम के साथ साथ ट्रक ड्राइवर्स को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जिसका उन्हें पूरे सफर में इंतजार रहता है और इससे लंबी दूरी के ड्राइवर्स का सफर सुहाना और सुरक्षित भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिजोरम की खूबसूरत वादियों के बीच विकास की रफ्तार दिखाते हैं, जहां पर अब मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम लगभग अब पूरा हो गया है। बैराबी सेरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के तहत अब असम के सिलचर से आइजोल सीधे जुड़ गया है। यहां पर 52 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर 48 सुरंग बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन भी अब जल्द ही होने जा रहा है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। मिजोरम की प्राकृतिक सौंदर्यता और वादियों के बीच बना ये रेलवे ट्रैक किसी अजूबे से कम नहीं है। पहली बार अब मिजोरम देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ने जा रहा है। इसके लिए बैराबी सेरांग रेलवे लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि मिजोरम की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पटरियों का जाल बिछना इतना आसान नहीं था। शायद यही वजह है कि इस ट्रैक को भारतीय रेलवे के सबसे कठिन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस रेलवे प्रोजेक्ट में कदम कदम पर एक चैलेंज था। कभी ज्यादा बारिश तो कभी लैंडस्लाइड की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी दिक्कतें आ रही थी और साल में सिर्फ 4 महीने ही काम हो पाता था। भले ही इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन भारतीय रेलवे ने मिजोरम की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच रेलवे का जाल बिछाकर सबसे मुश्किल काम आसान कर दिया। ये प्रोजेक्ट एक हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल मूवमेंट बोल सकते हैं, कमीशनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट आइजोल के लिए, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट में से ये 4th स्टेट जो है उसकी कैपिटल ये कनेक्ट होगी। सबसे पहले हमारी 3 कैपिटल कनेक्टेड हैं, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर, और ये 4th स्टेट होगी। ये वन ऑफ द रिमोटेस्ट स्टेट आती है और ये पूरी की पूरी स्टेट जो है हिली एरिया पे है, मतलब कि हिली एरिया में है। और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है काफ़ी इशू रहता है, क्योंकि अभी तक जो है हाईवे का जो कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं है और बाकी जो सिर्फ बाय एयर वाला ही जो है आने जाने का जो है मेन यहाँ पर मीडिया है। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 51.38 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट को जो सेंक्शन 2008-9 में सेंक्शन हुआ था और इसका जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था। इस नए रेलवे नेटवर्क के जरिए अब आसानी से असम के सिलचर से मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए करीब बैराबी सेरांग रेलवे लाइन पर 52 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया गया है, जिस पर 4 नए स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें मिजोरम का हॉटरॉकी, कॉनबोई, मुलखांग और सेरान रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि मिजोरम में इससे पहले केवल बैराबी शहर तक ही रेलवे ट्रैक था।
जहां से आगे के सफर के लिए सिर्फ सड़क ही एकमात्र जरिया था। इसमें न केवल समय अधिक लगता था, बल्कि मौसम खराब होने पर भूस्खलन जैसी समस्याएं भी आ जाती थी। लेकिन अब इस नए रेलवे ट्रैक के बनने से असम की कनेक्टिविटी सीधे मिजोरम की राजधानी आइजोल से हो गई है, जिसमें करीब 12 किलोमीटर तक 48 सुरंगें बनाई गई हैं। 55 बड़े और 87 छोटे ब्रिज समेत कुल 142 लोहे के ब्रिज बनाए गए हैं। 5 सड़क ओवर ब्रिज और 9 सड़क अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। जो हमारा 51 मीटर का अलाइनमेंट है, ये पूरे का पूरा जो हमारा हिली टेरेन में से पास होता है। जो हिली टेरेन जो हमारा जंग हिमालयज है, इसमें 31% हमारा टनल है, बल्कि 15.8 किलोमीटर, 21% अराउंड 12 किलोमीटर जो है हमारे टोटल ब्रिज की लेंथ आ जाती है, और बाकी जो 44% बन जाता है वो हमारा मोस्टली जो है डीप कटिंग के बीच में आता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टनल, ब्रिज और डीप कटिंग मोस्टली जो है। तो इसलिए पूरी की पूरी अलाइनमेंट में काम करना एक हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिलहाल बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। एक बात तो साफ है कि इस नए रेलवे लाइन के निर्माण से यहाँ पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही सिलचर से होते हुए आइजोल की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक शानदार अनुभव भी मिलेगा, जिसमें मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और घने जंगल भी देखने को मिलेंगे। और ये रेलवे लाइन आने वाले दिनों में आइजोल के लिए नई लाइफलाइन बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।